Hello and welcome to another episode of नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, पैट्रन बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी का स्वागत करना चाहता हूँ। प्रोफेसर मरांदी तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. Thank you. No matter grad torrid to reward bo boards droth. The kikak worm sign with you very thits at the frame. Being on the show. I wanted to start by asking you मैं आपसे शुरुआत में आज ईरान में हुए बड़े आयोजन अंतर्राष्ट्रीय खुद समारोह फाइल हर्वर माइमरी स्ट्रेंग जफॉल जिसे मुख्यधारा के पश्चिमी मीडिया ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। पश्चिम में फिलिस्तीन को लेकर जनमत में आए भारी बदलाव को देखते हुए ये काफी हैरान करने वाली बात है कि इसे पूरी तरह अनदेखा किया गया है। तो क्या आप हमें इस दिन के महत्व के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? रमजान के आखिरी शुक्रवार का क्या अर्थ है और 1979 ने फिलिस्तीन के संदर्भ में क्या हुआ था? Through every epithet with you heist the time thing, is worth for hand nar. What is the significance of all of this? As I'm sure many of you जैसा कि मुझे यकीन है, आप में से कई लोग जानते हैं कि क्रांति के बाद से ईरान में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। क्रांति से पहले क्रांतिकारी हमेशा दो प्रमुख विदेश नीति मुद्दों का समर्थन करते थे। एक था दक्षिणी अफ्रीका में प्रतिरोध और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का समर्थन और दूसरा था फिलिस्तीन। यह पॉल के इजरायली शासन और जशेंगबरी दक्षिण अफ्रीका दोनों के साथ उत्कृष्ट संबंध थे में। तो क्रांति के बाद याद टेम्परा बनी। और हर साल पूरे देश में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का एक बड़ा जमावड़ा होता है। ये सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। और इस साल तो ये असाधारण था। मिसाइल हमलों और हवाई हमलों के बीच पूरे देश में करोड़ों लोग सड़कों पर थे। तेहरान में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खुद्स दिवस की रैली पर बमबारी की। तो मुझे आपकी बात में ये जोड़ना होगा, पश्चिमी मीडिया ने इन रैलियों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। लेकिन ये भी पूरी तरह चुप है कि इस जायोनी गठबंधन ने तेहरान में रैली पर बमबारी की। प्रदर्शनकारियों में से एक महिला की मौत हो गई। आप सोचेंगे कि यह सबसे बड़ी खबर होगी। माफ कीजिए, आप सोचेंगे कि यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी। तेहरान में लाखों लोग हवाई हमलों के खतरे के बीच इकट्ठा होते हैं और फिर दुश्मन वास्तव में हवाई हमले करता है, जिससे प्रदर्शनकारियों की मौत और घायल होने की खबरें आती हैं। यह असाधारण है, यह अविश्वसनीय है। वही पश्चिमी मीडिया जो ईरान के बारे में झूठ फैलाता है, जो दावा करता है कि ईरानी पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं और ऐसी तमाम बकवास बातें करता है, वही अपने आखाओं को ईरान में प्रदर्शनकारियों पर बम गिराने की अनुमति देता है और फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से छिपा लेता है। वे पूरी कहानी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। They ignore the entire story altogether. I think this is just another clear example. मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक और स्पष्ट उदाहरण है कि पश्चिम न केवल दुष्ट है बल्कि उसकी मीडिया भी राज्य की तरह ही कब्जे में है, उसी कुलीन वर्गों द्वारा, उसी एप्स्टीन वर्ग द्वारा। तो आज का दिन एक और ऐसा क्षण था जब पश्चिम बेनकाब हुआ और ईरानी जनता ने अपना साहस और ये दिखाया कि वे आक्रामकता के सामने कितने अडिग हैं और फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में कितने दृढ़ हैं। क्योंकि वास्तव में यही ईरान का पाप है कि ईरान स्वतंत्र रहना चाहता है और वह उत्पीड़ितों का समर्थन करता है, विशेष रूप से फिलिस्तीनी जनता का, लेकिन साथ ही आप क्यूबा, वेनेजुएला और अन्य उन लोगों का भी जो जायोनिज्म और साम्राज्यवाद के तले दबे हुए हैं।
मिनाब के स्कूल पर हुए हमले के बाद यह सब कुछ होने के महत्व पर बात करें, जहां जोसेफ एंड फाइज लड़कियों की हत्या कर दी गई और इमारत को जला दिया गया। और ये देखते हुए कि नरसंहार के दौरान फिलिस्तीनियों को इसी तरह की या उससे भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ईरान के प्रेस टीवी का कहना है कि जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है उसके terriko व्यक्तिगत sneakers and the populace is of the death. Talk about the significance of this. Well, that has always been the case. Iranians have always खैर, been ऐसा तो हमेशा से ही रहा है। ईरानी लोग हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के प्रति बहुत सहानुभूति रखते आए हैं, और बेशक ईरान में हमेशा एक छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग रहा है जो पश्चिम का समर्थन करता है, जो दशकों से पश्चिम का साथ देता आया है। हमने उन्हें दंगों में देखा। इनमें से कुछ लोग उन आतंकवादियों के साथ थे जो पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चला रहे थे। ज्यादातर तो नासमझ नौजवान थे, लेकिन अब उन नौजवानों की सोच भी बदल गई है। मेरे अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं और मेरे विश्वविद्यालय के सहकर्मियों के भी। and so have colleagues at my university. 3 students from my faculty. युद्ध के इस दौर में, युद्ध के शुरुआती कुछ दिनों में, संकाय के इस 3 छात्रों ने मुझसे संपर्क किया। ये तीनों दंगों में शामिल थे। वे हथियार भी किंचनों एफिनहाथिगोर्न मार्स्तारत सामिसतिफर्डफर शायद कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर रहे थे। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने ठीक ठीक क्या किया था। उनमें से 2 काफी भावुक थे। तीनों ये जानना चाहते थे कि वे अपने किए की भरपाई के लिए क्या कर सकते हैं। वे मदद करना चाहते थे। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो उन्हें देश के लिए उपयोगी बनने का रास्ता दिखा सकें। और अन्य प्रोफेसरों और सहकर्मियों ने भी, खैर उनमें से कुछ ने तो मुझे अपने खुद के उदाहरण दिए हैं। तो माहौल बदल गया है, यहाँ तक कि उस अल्पसंख्यक समूह में भी जो पश्चिमी प्रचार के प्रभाव में था। पश्चिम ने आम ईरानियों को ऐसे एकजुट कर दिया है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, वे तेहरान पर बमबारी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन वे शहर पर बम गिरा रहे हैं। इसलिए लोग ये समझ रहे हैं कि युवाओं को पश्चिम ने अपनी फारसी भाषा की मीडिया साम्राज्य के जरिए धोखा दिया, जो पश्चिमी राजधानियों में स्थित है, जहां हर साल अरबों डॉलर इन तथाकथित ईरानी प्रवासियों को ईरान के खिलाफ प्रचार फैलाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में ईरानी जनता ने भारी बहुमत से फिलिस्तीनी लोगों और फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया। आज हम ईरान में जो देख रहे हैं वह उसी का एक अंश है जो फिलिस्तीनी लोगों के साथ किया गया था। अमेरिका और जायोनी शासन लगातार बमबारी कर रहे हैं। आज अमेरिका ने हमदान शहर में दवाइयों और सूखे दूध से भरे एक भंडारण केंद्र पर बम गिराया और उसे नष्ट कर दिया। उन्हें पूरी तरह पता है कि वे क्या कर रहे हैं और ये आतंकवादी हैं। वे अस्पतालों, स्कूलों और बाकी सब पर भी बमबारी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और निश्चित रूप से मैं इस पर जोर देना चाहूंगा, द स्टोरी जी साहब अविश्वसनीय है। Of the Lebanese is beyond belief, and the Israeli regime is trying to do to Beirut and और इजरायली शासन बेरूत और दक्षिणी लेबनान के साथ वही करने की कोशिश कर रहा है जो उसने गाजा के साथ किया था, क्योंकि हिजबुल्लाह और प्रतिरोध बल गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हमेशा हिजबुल्लाह, उसके समर्थकों और लेबनान में उनके साथ खड़े लोगों के साहसिक कार्यों को याद रखना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सीरिया की अल-कायदा से जुड़ी सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ दिनों में इजरायली शासन के पक्ष में हस्तक्षेप करने और हिजबुल्लाह पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे इराकी प्रतिरोध ने धमकी दी। उन्हें यह भी बताया गया कि अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो ईरान अल-कायदा और ISIS के नेताओं पर मिसाइलें दागेगा। हर कोई बेनकाब हो चुका है, इस क्षेत्र में हर कोई। फिलिस्तीनी लोगों के झूठे समर्थक जैसे कतर और एर्दोआन, सीरिया के लोगों के झूठे प्रतिनिधि, अल-कायदा के नेता,
और निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था और इजरायली शासन की बर्बरता, ये सब ईरान में पूरी तरह उजागर हो चुके हैं, खासकर आज जब उन्होंने तेहरान पर बमबारी की और प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। तो भले ही ये समय हम सभी के लिए बहुत अंधकारमय और पीड़ादायक है, लेकिन इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए जागरूकता की जरूरत है, और वह जागरूकता पूरी दुनिया में फैल रही है। अमेरिकियों और इजरायली शासन ने एक बड़ी गलती की है। And the Americans and the Israeli regime have made a big mistake. They've picked a fight with the wrong people. उन्होंने गलत देश और गलत लोगों से टकराव मोल लिया है। प्रतिरोध धुरी को अपने उद्देश्य पर गहरा विश्वास है। उनकी धार्मिक मान्यताएं उत्पीड़ितों का साथ देने और अत्याचारियों के खिलाफ खड़े होने के महत्व पर जोर देती हैं। उनके आदर्श स्वाभाविक रूप से पैगंबर हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के पोते और करबला की लड़ाई की कहानी सभी ईरानियों और प्रतिरोध धुरी के सभी लोगों के साथ गहराई से जुड़ती है। यही उन्हें उस शक्ति से भर देती है जिसे वे क्षेत्र भर में एप्स्टीन धुरी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ डटकर खड़े हो सकते हैं। ईरान के बारे में सबसे प्रभावशाली बातों में से एक उसकी नेतृत्व क्षमता रही है, और मैं ये पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। मैं उनके व्यवहार, उनके भाषणों, उनकी तार्किकता और विवेकशीलता का लंबे समय से अनुसरण कर रहा हूँ। वे कई वर्षों से ऐसे ही रहे हैं, लेकिन अब वे ये भी दिखा रहे हैं कि वे कितने दृढ़ और अवज्ञाकारी हैं। आज मेरा मतलब है, पीट हेगसेथ हमें बता रहे थे कि ईरानी नेतृत्व डरकर छिपा हुआ है, लेकिन आज कुद्स दिवस पर हमने राष्ट्रपति रईसी को बिना किसी सुरक्षा के बाहर देखा। हमने अली लारिजानी को देखा, जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। वहां विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसनी अजई भी मौजूद थे। यह सब देखकर ईरान में जो अवज्ञा की भावना हम देख रहे हैं, उस पर बात कीजिए। खैर, डॉक्टर लारिजानी ने अभी कुछ समय पहले ट्वीट किया था, और मेरा मानना है कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोगों को फॉलो करना चाहिए। राष्ट्रपति, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर लारिजानी, संसद के अध्यक्ष डॉक्टर गोलुबोव, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि ये वे लोग हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉर्स बो लारिजानी ने हेगसेथ को ट्वीट किया कि हमारे नेता सड़कों पर हैं, तुम्हारे नेता एप्स्टीन द्वीप पर जाते हैं, और यही हमारे और उनके बीच का अंतर है। हमारे नेता जनता से हैं, वे जनता के बीच से आते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। यही हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। यही वह बात थी जिसके लिए क्रांति हुई थी। हम किसी ऐसे शाह को नहीं चाहते थे जिसने अपने और अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा किया हो, जो विदेशियों का एजेंट और कायर हो। हम ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो आक्रामकता के सामने दृढ़ और अडिग खड़े रहें, जो प्रेस का समर्थन करें और आक्रांताओं के खिलाफ डटकर खड़े हों, और यही हमारे पास है। हमारे पास अलग अलग विचारों वाले अलग अलग नेता हैं, अलग अलग राजनेता हैं और अलग अलग राजनीतिक शिविर हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये वे सिद्धांत हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं और जिनकी हम अपने नेताओं से अपेक्षा करते हैं। अगर उनके पास ये नहीं है तो हम उन्हें नहीं चाहते। यही प्रतिरोध को, ईरान में प्रतिरोध के धुरी को विशिष्ट बनाता है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ईरानी हूं। अगर ईरान उन अन्य निरंकुश अमेरिकी समर्थक शासन व्यवस्थाओं में से एक होता तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। लेकिन ईरान मानवता की आशा है, और प्रतिरोध का धुरी भी मानवता की आशा है। यह साधारण है कि दुनिया भर के लोगों की अपेक्षाओं से परे उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में अपनी अत्यधिक क्रूरता के बावजूद उस दुष्ट साम्राज्य को पीछे धकेलने में सफलता पाई है, और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों के दिल ईरान के साथ हैं। क्षेत्र भर में प्रतिरोध भी अडिग है, चाहे वह लेबनान हो, इराक, यमन या कहीं और।
लेकिन हमने अभी तक स्थिति को नहीं बढ़ाया है। अगर हालात बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हम इसे एक बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। साम्राज्य का सामना करने की हमारी क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन हम इस युद्ध को विजय के साथ समाप्त करना चाहते हैं, और साथ ही इस तरह से कि वैश्विक अर्थव्यवस्था नष्ट न हो। हम चाहते हैं कि दुनिया आगे भी फलती फूलती रहे, अगर हम आज की दुनिया की स्थिति को फलना फूलना कह सकते हैं। If we can call what exists in the world today thriving, we want the economies of people across nations across. हम चाहते हैं कि वैश्विक बहुमत के देशों की अर्थव्यवस्थाएं फलें फूलें, और हमें ये याद रखना चाहिए कि इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं की थी। ईरान बातचीत कर रहा था। यह ट्रंप और नेतन्याहू हैं जिन्होंने इस विनाशकारी स्थिति को जन्म दिया है, और भारत के लोगों को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि इजरायली शासन उनके हितों की बलि दे रहा है। ट्रंप शासन अपने हितों और अमेरिकी जनता के हितों की बलि इस युद्ध में दे रहा है। अगर उनके अवैध कार्य, उनके हत्यारे कार्य, बच्चों का नरसंहार, हमारे नेताओं की हत्या, स्कूलों और अस्पतालों का विनाश न होते, तो तेल की कीमत वही होती जो 3, 4 या 5 हफ्ते पहले थी। हमें लड़ना होगा और हमें दुश्मन को हराना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, अगर आप चाहें तो, ये थी कि हमने नए ईरानी सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनी का लिखित भाषण देखा। मैंने वह भाषण पढ़ा और वह काफी प्रभावशाली था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत नुकसान के बारे में बात की और ये वाक्यांश इस्तेमाल किया कि वे अपने परिवार की शहादत को शहीदों के कारवां में भेजे जाने के समान मानते हैं। उन्होंने फिलिस्तीनियों, उनके वीरतापूर्ण प्रतिरोध और यमन व लेबनान में समर्थन और बलिदान के बारे में भी बात की। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने की आवश्यकता, विरोध की भावना और इस बारे में चर्चा की कि ईरान को अपने दुश्मनों को दंडित करना जारी रखना चाहिए, और प्रतिशोध के बारे में खुलकर बात की। अगर आप हमें नए नेता के बारे में अपना आकलन थोड़ा बता सकें, तो उस लिखित भाषण में ऐसी कौन सी बातें थीं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा? मेरा मानना है कि उन्होंने जो बात कही, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस सप्ताह के दौरान जब हमारे पास कोई नेता नहीं था और संविधान के अनुसार 3 सदस्यीय परिषद देश का नेतृत्व कर रही थी, तब देश शांत था। ये जनता थी जिसने राज्य को संभाले रखा। हर रात वे सड़कों पर उतरते थे, ठीक वैसे ही जैसे हमने आज देखा। रात में पूरे देश में वे मिसाइल हमलों और हवाई हमलों के बीच बाहर थे, और सशस्त्र बलों ने पहले ही दिन 1 घंटे से भी कम समय में अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप शासन और नेतन्याहू शासन के खिलाफ हमले किए हैं। मुझे लगता है यह असाधारण है। पश्चिम हमेशा झूठ बोलता है, पश्चिमी मीडिया, क्योंकि वे नियंत्रित हैं। ये एप्स्टीन श्रेणी का मीडिया है। वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ईरानी राज्य के खिलाफ हैं। हमारे पास कोई नेता नहीं था और सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी नेता के साथ शहीद हो गए, फिर भी देश शांत और स्थिर रहा। लोग सशस्त्र बलों, सरकार और राज्य को दुश्मन के खिलाफ खड़ा करने में मदद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे इतिहास याद रखेगा। एक और तत्व सामान्य रूप से मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि ईरानी संविधान भी अच्छी तरह काम करता है। पश्चिम अपनी ओरिएंटलिस्ट सोच के कारण हम बाकी सब पर नीचे नजर डालता है। वह शासन के सभी अन्य मॉडलों को अपने मॉडल से हीन मानता है, जैसे कि हम केवल तानाशाहों और उन्हीं पुराने ओरिएंटलिस्ट रूढ़ियों पर निर्भर हैं। हमारा संविधान बहुत परिष्कृत है और यह हमारे लिए 40 वर्षों से काम कर रहा है। सबसे तीव्र विरोध के बावजूद 40 वर्षों का संघर्ष, क्रूर प्रतिबंध, 40 वर्षों का युद्ध। हम पर 3 युद्ध थोपे गए और उन तीनों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल था। उस युद्ध के अंतिम महीनों में, जिसे सद्दाम हुसैन ने पश्चिमी समर्थन से शुरू किया था, जब उन्होंने उसे रासायनिक हथियार दिए थे, पश्चिम सीधे तौर पर शामिल हो गया। उन्होंने एक विमान को गिरा दिया और जहाजों को नष्ट कर दिया।
downed an airliner, they destroyed ships. Then, of course, less than a year ago with the Israeli regime and फिर now. निश्चित रूप से एक साल से भी कम समय पहले इजरायली शासन के साथ और अब आतंकवाद जो लगातार आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है। आखिरी घटना कुछ महीने पहले हुई थी जब उन्होंने सैकड़ों पुलिस अधिकारियों और आम लोगों को मार डाला जो सड़कों की रक्षा कर रहे थे, और निश्चित रूप से अनगिनत अन्य लगभग 1000 उससे भी अधिक निर्दोष राहगीर। वे ईरान को आतंकित करते हैं, वे ईरान पर युद्ध थोपते हैं और उन्होंने प्रतिबंध लगाए, फिर भी वे असफल रहे। और संविधान इस तरह काम करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी। यह ईरान के संविधान की परिपक्वता को दर्शाता है, इस्लामी गणराज्य ईरान के संविधान को, और ये दिखाता है कि जनता कहाँ खड़ी है। मुनिलाल हाफिज, हमारे पास एक नेता गिरदावत उन इनके लोगों के लिए संदेश के आधार पर जिसे मैं समझ किसकी सभी कोड पहिया, ये आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामैनी के टेलीग्राम चैनल और उनके ट्विटर अकाउंट पर है, और आयद अन्य जगहों पर भी। मुझे नहीं पता, मैंने तो बस यही 2 देखे हैं। लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि थोड़ी हमारे यहाँ निरंतरता बनी रहेगी। यह आत्मविश्वास का संकेत है, ईरानी जनता और प्रतिरोध धुरी का आत्मविश्वास, क्योंकि हम सत्य के पक्ष में हैं और हम बुराई के खिलाफ खड़े हैं। मैं उस बात पर ध्यान देना चाहता था जो आपने इस साक्षात्कार के दौरान कही थी कि ईरान ने अभी तक पूरी तरह से स्थिति को नहीं बढ़ाया है। नए सर्वोच्च नेता ने उल्लेख किया कि ऐसे मोर्चे खोलने पर अध्ययन किए गए हैं जहां दुश्मन का अनुभव बहुत कम है और वह अत्यधिक असुरक्षित होगा। उन संभावनाओं पर आपके क्या विचार हैं? Well, I don't know. Obviously, I'm not privy to this sort of thing, but खैर, मुझे नहीं पता। जाहिर है मैं इस तरह की बातों से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन ईरान ने पहले ही दिखा दिया है कि उसके पास कई चालें हैं। और अगर आप इस तथ्य को ध्यान में रखें कि मोसाद और CIA ने पहले ही बड़ी गलती की है, सिर्फ अमेरिकी खुफिया के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि इस तथ्य में भी कि ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके जवाब दिया है जिसकी ट्रंप को उम्मीद नहीं थी, तो ये दिखाता है कि उनकी इनकारी बेकार है। लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमताओं के संदर्भ में भी मोसाद और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और मीडिया ने दावा किया था कि ईरान के पास केवल एक निश्चित संख्या में मिसाइलें हैं। उस समय मैं हमेशा कहता था कि वे आंकड़े बकवास हैं, और अब हम देख रहे हैं कि वे सचमुच बकवासी थे। ईरानी लगातार अमेरिकी ठिकानों और ज़ायोनी शासन पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए उन्हें इन बयानों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वे ईरान की क्षमताओं और इरादों के बारे में बहुत कम जानते हैं, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, और इसलिए उन्हें ऐसे बयानों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आपसे संभावित युद्ध विराम के बारे में आपकी अटकलों पर पूछना चाहता था। भले ही हमने किसी भी पक्ष से इसके कोई संकेत नहीं देखे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल रक्षात्मक स्थिति में है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध से पहले ही बहुत खराब स्थिति में थी। शुल्कों और दशकों से चली आ रही शिकारी वित्तीय पूंजीवाद, बढ़ती मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी आदि के कारण। और हमें शवों की वापसी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेंटकॉम ने अभी पुष्टि की है या स्वीकार किया है कि इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोग, जिन्हें गिराया नहीं गया था बल्कि दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, मारे गए हैं। ये अमेरिकी सैनिक हैं जो मारे जा चुके हैं, और जैसे जैसे उनके शव संयुक्त राज्य अमेरिका वापस आते रहेंगे, विरोध एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ये युद्ध पहले से ही बहुत अलोकप्रिय था। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ईरानी पक्ष किन शर्तों को लागू कर सकता है?
अब लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं। लोग फारस की खाड़ी में स्थित कुछ ठिकानों को हटाने की बात भी कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा अनुमान लगाएं, तो समझात शत्रु स्टेप क्या हो सकती हैं? Well, any agreement will have to include Iran's allies. देखिए, किसी भी समझौते में ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों को शामिल करना होगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, ईरान को केवल किसी कागज के टुकड़े से नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकतों से ये भरोसा दिलाना होगा कि आने वाले वर्षों में उसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा, और ईरान मुआवजे की मांग करेगा। फारस की खाड़ी में मौजूद ये छोटे छोटे अरब पारिवारिक तानाशाही शासन, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की इन अत्याचारों में मदद की, उन्हें निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे अभी सभी विवरण नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ईरानी ये सुनिश्चित करने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेंगे कि उनकी सुरक्षा और भविष्य को अमेरिका से कोई खतरा ना हो, और ज़मीनी हालात ऐसे हों कि उन्हें ये विश्वास हो सके कि उनकी मांगें पूरी की जा रही हैं। मैं अंत में आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो आपकी एक उस बातचीत से जुड़ा है जो भारत में काफी वायरल हुई थी। उसमें आपने भारतीय सरकार की आलोचना की थी कि उसने जायोनी शासन के साथ गठजोड़ करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जाहिर है, आप और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं कि भारतीय सरकार का रुख भारत के बड़े हिस्से की भावना को नहीं दर्शाता, भले ही देश का एक वर्ग स्पष्ट रूप से उनका समर्थन करता है। क्या आप अपनी आलोचना को थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जब वह बातचीत भारत में वायरल हुई तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, जो ये भी दिखाता है कि आपका संदेश वहां बहुत से लोगों के दिलों को छू गया? Yes, I think it's very clear that Iran and India and Pakistan. हाँ, मेरा मानना है कि ये बहुत स्पष्ट है कि ईरान, भारत, पाकिस्तान और पूरा उपमहाद्वीप एक साझा विरासत रखते हैं, एक सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत जो हमें एक साथ लानी चाहिए। पश्चिमी साम्राज्य ने सदियों तक दुनिया भर को बांटने के लिए कड़ी मेहनत की है, और पिछले शताब्दी में उन्होंने उपमहाद्वीप और पश्चिम एशिया को कई अलग अलग तरीकों से बांटने में सफलता पाई है ताकि अपनी प्रभुत्व बनाए रख सकें। यह स्पष्ट है, भारत की परंपरा पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने की रही है, और उसने स्वयं भी प्रतिरोध का संघर्ष लड़ा है। यह निश्चित रूप से वह बात है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरा उपमहाद्वीप साझा करते हैं। Bangladesh and the subcontinent share together. And in past decades, the Indians पिछले दशकों में भारतीयों ने साम्राज्य के खिलाफ अपना रुख बनाए रखा, और निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखाएं, मैं उन्हें एक तरफ रखना चाहता हूं। एशिया के हित, एशिया के लोगों के हित ये हैं कि वे सभी एक दूसरे के और करीब आएं। पश्चिम जो चाहता है और जो इजरायली शासन चाहता है वह है एशिया को बांटना। हाल के वर्षों में भारतीय सरकार इजरायली शासन, एक रंगभेदी नस्लवादी शासन के और करीब आ गई है, जो फिलिस्तीनी लोगों के साथ वही कर रहा है जो ब्रिटिशों ने भारतीयों के साथ किया था, लेकिन उससे भी बुरा। निश्चित रूप से भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं विनाशकारी रही हैं, इसलिए हमारे लिए ये काफी अप्रत्याशित है कि भारतीय इतने करीब ऐसे शासन के आ जाएं। quite unexpected that the Indians would move so close to such a regime. But the Israeli regime cares nothing about the people of India. लेकिन इजरायली शासन को भारत के लोगों या दुनिया के किसी और व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है। They see themselves as मेरा मतलब है, ये तो साफ है, क्योंकि वे श्रेष्ठतावादी हैं। वे खुद को चुना हुआ समुदाय मानते हैं और को अमालिक समझते हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। इस समय इजरायली शासन इस युद्ध के जरिए दुनिया भर के लोगों के हितों की बलि दे रहा है। उन्हें आर्थिक समस्याओं या उस संकट की कोई चिंता नहीं है जो भारत या बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे भारतीय लोगों के हितों की बलि बिना दो बार सोचे दे देंगे। उनके लिए यह कोई सवाल ही नहीं है। without thinking twice. It's not a question for them. So I think that the Indian government has made a mistake. मेरा मानना है कि भारतीय सरकार ने एक ऐसी संस्था के बहुत करीब जाकर गलती की है
जिसे न तो भारत की परवाह है और न ही किसी और की। भारतीय सरकार के लिए सबसे अच्छा कदम यह होगा कि वह इस शासन से दूरी बनाए, ताकि उसे या कम से कम उस पर दबाव डालकर इन अंतहीन युद्धों को समाप्त करने के लिए मजबूर किया जा सके। ये भारतीय जनता के हित में है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म और समुदाय हैं और इसके पड़ोसी देशों के धर्म भी अलग अलग हैं। यदि भारत इतिहास के सही पक्ष में दिखाई देता है तो ये एशिया को एक दूसरे के और करीब लाने में मदद करता है। इससे सभी के जीवन में सुधार होता है और उन लोगों को हाशिए पर धकेलता है जो अपनी सर्वोच्चतावादी सोच को दुनिया पर थोपने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भारत में बार बार चलाया जाना चाहिए और शायद दुनिया के अन्य हिस्सों में भी। ये बहुत अच्छा था। और प्रोफेसर मरांदी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको और अधिक शक्ति की कामना करता हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। Thank you very much for having me. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.